हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है आपके पीटीयू बीटेक मैथमेटिक्स 3 के टॉपिक का, जो नाम है रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है। सो इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर मैथ 3 के रिलेटेड जो है आपका मीन इन वन शॉट एंड मोड एंड मीडियन इन वन शॉट जो है वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है। हम मैथ 3 की एक फुल फ्री में पीटीयू बीटेक सीरीज अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पर जो है स्विच कर सकते हैं। मैं आपको आई बटन में लिंक्स ऐड कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है हमारे पास कि मोमेंट आपका होता क्या है। हमें पता तो होना चाहिए कि मोमेंट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज अ मोमेंट? मोमेंट क्या होता है? अ मोमेंट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ डाटा और प्रोबेबिलिटी ग्राफ। मोमेंट क्या बताता है? हमें शेप बताता है और प्रोबेबिलिटी ग्राफ में जो डाटा आने वाला है उसके बारे में बताता है। द फर्स्ट मोमेंट इज द मीन। जो पहला मोमेंट होता है वो क्या होता है? मीन। द फर्स्ट मोमेंट इज द मीन। द सेकेंड मोमेंट helps us find the variance एंड द हायर मोमेंट्स शो प्रॉपर्टीज लाइक पीक शेप एंड सिमेट्री। ठीक है। सो अभी आपको कुछ नहीं बातें पता होंगी। वैसे तो वेरिएंस का भी बच्चों को पता ही होगा, आप पीसीएम वाली स्ट्रीम से ही होंगे। 11th में आती हैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ऐसी सारी चीजें। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि मोमेंट है क्या। मोमेंट हमें शेप बताता है डाटा की, या किसी प्रोबेबिलिटी ग्राफ की शेप को बताता है। ठीक है। एंड अब मैं आपको फॉर्मूला के साथ भी इसको सारे बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं रॉ मोमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारे जो वीडियो है उसका मेन जो टॉपिक है वो रॉ मोमेंट है एंड सेकंड है सेंट्रल मोमेंट। तो पहले हम रॉ मोमेंट देख लेते हैं। रॉ मोमेंट जिसको कि हम और क्या कहते हैं? क्रूड मोमेंट्स। क्रूड मोमेंट भी कह देते हैं। एंड मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। ठीक है। जहां पर भी वर्ड यूज हो मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन या क्रूड मोमेंट्स, तो आपने समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। ठीक है। ये क्या होते हैं? आर द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द पावर्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है। ये क्या होती हैं? किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है उसकी पावर की, वो यानी कि अब मैंने मान लीजिए कोई रैंडम वेरिएबल है मेरे पास। रैंडम वेरिएबल है, क्या है? एक्स। ठीक है। इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी इसकी पावर की, वही होगा मेरा रॉ मोमेंट। ठीक है। तो इस टाइप से अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। जो मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट्स को हम हमेशा ग्रीक लेटर से शो करते हैं, जो कि होता है म्यू। ये ग्रीक लेटर म्यू यूज होगा इसमें बार बार। ये यू नहीं है, यू आपका सिंपल होता है ऐसे। ये है म्यू, थोड़ा साइड को होकर ऐसे, इस टाइप से। ठीक है। अब हम देख लेंगे इसको इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी देखेंगे एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी। एंड एक और बात, रॉ मोमेंट्स जो हैं वो आपका मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट भी होते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला में इंडिविजुअल सीरीज के लिए देख लेते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले आपके पास रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा म्यू आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू आर डिवाइड बाय एन। ठीक है। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला फॉर मोमेंट्स आएगा आपका ये। ठीक है। मोमेंट क्या होता है हमारे पास? मोमेंट होता है किसी भी जो है हमारा डाटा सेट, डाटा या प्रोबेबिलिटी ग्राफ, उसकी शेप को डिस्क्राइब करता है मोमेंट। ठीक है। हमने ये देखा। देन हमने देखा कि रॉ मोमेंट क्या होता है? ये हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज बता देता है पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल की। ठीक है। अब हम उसका फॉर्मूला देख रहे हैं जो कि है म्यू आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू आर डिवाइड बाय एन। एन यहाँ पर वही आपका फ्रीक्वेंसी वाले तरीके से होता है, सिग्मा एफ आई करके। ठीक है। इंडिविजुअल में एन क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं, तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स होगा। और अगर मैं एन इस साइड लिखूंगी तो वो सिग्मा एफ आई होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें एक्स एंड एफ की वैल्यू होती है दोनों की, एंड कॉन्टिन्यूज में भी ऐसा होता है। ठीक है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूंगी,
हमें बताया जाता है जनरली कि हमने जो हमारे रॉ मोमेंट्स हैं या सेंट्रल मोमेंट्स हैं वो अप टू फर्स्ट 4 वैल्यूज देखनी होती हैं। वैसे तो अप टू मैनी वैल्यूज तक देख सकते हैं, लेकिन जर्नली जितना हम मैथमेटिक्स करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो आर है ना आपका, इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। यही वाले फॉर्मूला में अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है, यही वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं करूंगी, आर की जगह मैंने 1 पुट करना है, यहाँ पर भी आर की जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू आर की जगह आ गया 1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए अपॉन एन रेज टू 1। ठीक है, 1 लिख दो या ना लिखो वो तो एक ही बात है। ठीक है, देन अब आ गया नेक्स्ट, आप मेरे साथ साथ करते जाइए। एंड जो मैं फॉर्मूलाज बताती हूँ वो आपने अपनी फॉर्मूला नोटबुक में भी लिखने हैं। मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट डे कि आपने फॉर्मूला नोटबुक जो है उसको साथ में प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अब आ गया सिग्मा है ये। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू 2 अपॉन एन, देन है म्यू 3 डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू 3 अपॉन एन। ठीक है, इतना जो है हमारा हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा से। हाँ, अब वो जो डाटा पहले वाला था वो इरेज हो गया, तो अब हमारा जो लास्ट मोमेंट है वो ही रह गया, वो लिख लेते हैं। म्यू 3 एंड म्यू 4 रह रहा था ना, म्यू 1 म्यू 2 हो गया था। तो यहाँ पर जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर था आपका जर्नल फॉर्मूला, यहाँ पर 1 2 के लिए, यहाँ पर अब 3 के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया म्यू 3 डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू 3 अपॉन एन, एंड म्यू 4 डैश के लिए आप साथ साथ लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू 4 अपॉन एन। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी होंगे उस इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, अब आ गया हमारे पास डिस्क्रीट का फॉर्मूला। डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। क्या है, हम क्या चेंज करेंगे कि हमारी जो x माइनस ए रेज टू आर की वैल्यू थी उसके साथ में फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो इधर क्या फॉर्मूला बनेगा, दोबारा से एक बार देख लेते हैं इधर क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका जर्नल होता है, म्यू आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू आर, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू आर अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर आप एन भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर आप एन भी फॉर्मूला में लिख रहे हैं तो जो ये जब एन डिस्क्रीट के लिए वो सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, इतना आपको खुद को पता होना चाहिए। अब हम ऐसे ही सिमिलरली म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4 डैश के लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो आप खुद लिख सकते हैं, वैसे तो ये लिखते जाइए सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू 1 अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू 2 अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तीसरा क्या होगा, म्यू 3 डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू 3 अपॉन सिग्मा एफ आई। फोर्थ के लिए क्या होगा, म्यू 4 डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू 4 अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सो इस तरीके से ही आपने करना है, बिल्कुल सेम। मैंने आपको सारे फॉर्मूला बता दिए, और जैसे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि साथ में जो एनोटेशन है वो चली जाती है, तो
इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो जो वैसे तो स्लाइड्स वगैरह होती हैं वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड ही करवा रही हूँ, लेकिन जो मेरी एनोटेशंस होती हैं वो आप साथ साथ में वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम दोबारा से इसको प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाले फॉर्मूलाज तो हमारे हो गए डन, ठीक है। होप आपको पता चल गए होंगे कि हमने फॉर्मूलाज कैसे लिखे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी चीज है वो क्या है, हमारा सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट क्या होता है वो चीज आ गई, ठीक है। पहले हमने देखा रॉ मोमेंट था क्या, क्या था वो, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी किसके लिए, पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल। एंड हमारा सेंट्रल मोमेंट क्या है, central moment is the expected value of an integer power of the difference between the random variable and its mean, ठीक है। तो आपको इसकी जो डेफिनेशन है उससे पता चल गया होगा कि क्या है, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है हमने, इसमें भी एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, इंटीजर पावर की, इंटीजर पावर ही थी वो भी, ठीक है। पावर भी वही रही, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी वही रही, सेम था, ये भी सेम। क्या चीज आया, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड इट्स मीन। अब हमारा यहाँ पर क्या आया, रैंडम वेरिएबल के साथ मीन का डिफरेंस। मीन हमारा क्या होता है आपको पता होगा, हमने मीन का लेक्चर पढ़ा है, एक्स बार होता है, ठीक है, मीन। एंड रैंडम वेरिएबल हमने यहाँ पर कौन सा लिया था, एक्स। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी हम यहीं पर बना लेते हैं, जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जनरल फॉर्मूला हमारा बनेगा म्यू आर, एक मिनट, म्यू आर इज इक्वल टू क्या सेम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मैं क्या लिख रही थी, सिग्मा ऑफ एन इंटीजर पावर, पावर भी सेम है यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, आर ही, ठीक है। ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या था मेरा एक्स, साथ में क्या था मेरा माइनस में आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस किसका किसका है, रैंडम वेरिएबल का एंड इट्स मीन का। तो मीन क्या था मेरा एक्स बार, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा एन, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल सीरीज, सिग्मा एफ आई फॉर डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब मैं ऐसे ही आपको इस फॉर्मेट में, इसमें मैं आपको सिर्फ जर्नल वाला जो है वो लिख के दूंगी, बाकी आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट आर की जगह पर 1 2 3 4 वैल्यूज ऐड कर देनी है, ठीक है। आर की जगह पर क्या करना है आपने, 1 2 3 4 वैल्यूज ऐड कर देनी है, ठीक है। सो आ गया हमारे पास म्यू आर, ये तो मैंने वैसे तो लिख ही दिया वहां पर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेज टू आर अपॉन एन, ठीक है। इसका क्या आ गया, सिग्मा सॉरी म्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, क्योंकि डिस्क्रीट है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार रेज टू आर अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आपने क्या करना है, आपका क्या क्या है, आर के लिए 1 2 3 4 वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से आपने कितने फॉर्मूलाज बना लेने, एक आपका जर्नल हो गया, 4 इसके नीचे, एक जर्नल ये हो गया, 4 इसके नीचे, ठीक है। एंड एक बात याद रखनी है इसमें, क्या है वो, कि जो इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, उनका जो म्यू वन है वो हमेशा जीरो रहेगा, ऑलवेज। सेंट्रल मोमेंट के लिए म्यू वन हमेशा जीरो रहेगा, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल दोनों के लिए म्यू वन हमेशा जीरो रहेगा, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल दोनों सीरीज के लिए। किसके लिए, सेंट्रल मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए, ठीक है। सो इतनी बात जो है मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, आपका रिलेशन। रिलेशन हम देखेंगे इन रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। वैसे तो जो स्पेक्ट्रम की आपकी बुक है ना, उसमें क्या है, स्पेक्ट्रम की जो आपकी बुक है उसमें आपको इनका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, लेकिन पेपर में आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस वीडियो में डेरिवेशन नहीं करा रही, मैं डायरेक्ट आपको जो है कराऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको जो है इनका रिलेशन है वो बता दूंगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना, जस्ट जो है इनका रिलेशन वो पता कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या होगा हमारे रॉ मोमेंट्स का एंड सेंट्रल मोमेंट्स का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रॉ और सेंट्रल मोमेंट्स होते कौन से हैं। रॉ मोमेंट्स के लिए हमने कौन सा जो है वेरिएबल यूज किया था,
μ1 डैश डैश लगाना है यहाँ पर रॉ मोमेंट्स में, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। ठीक है, ये हम चार फर्स्ट 4 मोमेंट्स तक ही देखेंगे। देन सेंट्रल मोमेंट्स में क्या किया था हमने, μ1 इसमें डैश नहीं आएगा, μ2 μ3 एंड μ4। ठीक है, देन अब इनमें जो वो है आपके रिलेशन, वो डायरेक्ट में लिख देती हूँ। फर्स्ट रिलेशन होता है आपका μ2 डैश इज इक्वल टू μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर। मेरी जो आवाज है, अगर आपको कुछ मेरा टेक्स्ट नहीं भी पता चलता तो साथ में जो मैं बोलती हूँ उनको उसको सुन के लिख लीजिए। ठीक है, μ2 डैश इज इक्वल टू μ2 प्लस μ1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इज μ3 डैश इज इक्वल टू μ3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय μ2 मल्टीप्लाई बाय μ1 प्लस μ1 डैश का क्यूब। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, μ3 डैश इज इक्वल टू μ3 प्लस 3 μ2 इंटू μ1 का डैश है। ठीक है, ये μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यूब। ओके, अब लास्ट वाला जो है हमारा वो है μ4 डैश के लिए, μ4 डैश इज इक्वल टू μ4 प्लस 4 इंटू μ3 इंटू μ1 डैश प्लस 6 μ2 इंटू μ1 डैश का होल स्क्वायर प्लस μ1 डैश रेज टू 4। लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट कर देती हूँ, μ4 डैश इज इक्वल टू μ4 प्लस 4 μ3 इंटू μ1 डैश प्लस 6 μ2 इंटू μ1 डैश का स्क्वायर प्लस μ1 डैश रेज टू 4। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारे जो है फॉर्मूलाज मैंने वो कवर कर दिए हैं आपके सारे। ठीक है, और हमें रिलेशन भी पता चल गया है रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स के बीच में क्या था। ठीक है, अब आपका एक होता है मेजर होता है स्क्यूनेस का, जिसको कि हम β1 कहते हैं, एंड मेजर होता है आपका कुर्टोसिस का, जिसको कि हम β2 कहते हैं। ये आप क्वेश्चन में यूज करेंगे। अभी हम इस बात पर नहीं कुछ कहेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है या आपका जो है कुर्टोसिस क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, उनके ऊपर पूरा अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका जो β1 एंड β2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है। ठीक है, सो जो आपका β1 है इसकी वैल्यू होती है, अभी हम इस बात पर नहीं जा रहे कि स्क्यूनेस या कुर्टोसिस क्या है। ठीक है, सो आपका जो β1 है वो इक्वल टू होता है μ3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 का होल क्यूब। इतना ही आपने याद रखना है कि क्या है, μ3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 का होल क्यूब इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस व्हिच इज इक्वल टू β1। ठीक है, देन β2 के लिए β2 का फॉर्मूला है आपका μ4 डिवाइड बाय μ2 का होल स्क्वायर, μ4 डिवाइड बाय μ2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी β1 एंड β2 की वैल्यूज। ठीक है, सो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है रिलेटेड टू कैलकुलेट फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हमें यहाँ पर रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं एंड सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड हमें x एंड f की वैल्यूज जो है गिवन है। ठीक है, x की वैल्यूज है हमारे पास 3, 5, 9, 10, 11, 13 एंड f की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 8, 12, 17, 11, 7, 5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ये जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड ये हमारी डिस्क्रीट टाइप की सीरीज है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में बता चुकी हूँ अपने लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पर हमें रॉ मोमेंट कैलकुलेट करने होते हैं, जो कि होते हैं हमारे μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश। उनके लिए हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया जिसमें कि हमने वैल्यूज अरेंज की हैं, जो भी हमें x की वैल्यूज गिवन है एंड जो भी हमें f की वैल्यूज गिवन है वो हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यूज थी मेरे पास 3, 5, 9, 10, 11, 13
एफ की थी 8, 12, 17, 11, 7, 50 एंड इनका जो सम था फ्रीक्वेंसी का वो आ गया मेरे पास 6। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करने के लिए 3 और 8 का मल्टीप्लाई किया जो कि आ गया 24। अब एफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि मैंने एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। फिर इसका मतलब क्या है, मैं 24 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 72 आ गया। अब मुझे एफ एक्स क्यूब के लिए क्या करना है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही मुझे एफ एक्स 4 के लिए करना है 216 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 648 आ गया। अब ऐसे ही हम बाकी के लिए भी देखेंगे, जैसे सारे टेबल के लिए सिमिलर है। एक्स और एफ में क्या है, 5 इंटू 12 इज 60, ठीक है, 60 इंटू 5 इज 300, 300 इंटू 5 इज 1500, 1500 इंटू 5 इज 7500, ठीक है। हमने बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एफ और एक्स है ना वो सही तरीके से मल्टीप्लाई हो। ऐसा नहीं करना कि आपने एफ को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मेरा मन किया, मैंने क्या किया, 5 12 60 होता है, तो 12 को मैंने दोबारा से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर 10 और 11 के लिए देखें तो 110, 110 इंटू 10 1100, 1100 इंटू 10 11,000, 11,000 इंटू 10 1,10,000, ठीक है। सारा का सारा सिमिलर इसी तरीके से हमने एंटर किया। ऐसे वैल्यूज आ गई, सिग्मा एफ वाई 60, सिग्मा एफ एक्स 489, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 5451, सिग्मा एफ एक्स क्यूब 54441 411, ऐसे सिग्मा एफ एक्स रेज टू 4 है आपका 4749 कुछ करके। ये हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज ए इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ए की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये फॉर्मूला के थ्रू बता देती हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है म्यू वन डैश इज इक्वल टू, सॉरी म्यू आर डैश के लिए, हाँ, सिग्मा एक्स। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी के लिए बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है ना, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए रेज टू आर अपॉन एन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ए की कोई भी वैल्यू दी नहीं हुई, ए की वैल्यू हम अपने से अज्यूम कर लिया कि ए जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर 0 पुट किया तो मेरे पास ये चेंज होकर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स रेज टू आर अपॉन एन। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, रॉ मोमेंट कैलकुलेट करने है मुझे, फर्स्ट 4 1 2 3 4 वैल्यूज यहाँ पर पुट करूंगी आर की जगह एंड सबको कैलकुलेट कर लूंगी। सो इसमें हमें सबसे पहले तो सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट करना ही होता है फर्स्ट वैल्यू के लिए, फिर उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स क्यूब, सिग्मा एफ एक्स रेज टू 4, ठीक है। ये वाली वैल्यूज मैं एक एक करके सारी कैलकुलेट करूंगी, उसके लिए ही मैंने टेबल बनाया है, ठीक है। सो इसको जो टेबल है आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड जो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी ना वो सारे आपने सॉल्व करने हैं एंड टाइम स्टैम्प लगा के मुझे बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रॉ मोमेंट पहला वाला म्यू वन डैश। म्यू वन डैश किसके बराबर होता है, 489 डिवाइड बाय 60 के बराबर है म्यू वन डैश, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8.15, ठीक है। देन है हमारे पास म्यू टू डैश विच इज इक्वल टू 4541 डिवाइड बाय 60। ये जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे 489 वैल्यू है, ये मैंने आपकी कहाँ से लिखी है, जो हमारा टेबल हमने है देखा उसमें से मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं। ये देखिए मेरे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 489, वो ही मैंने यहाँ पर लिखी है, एंड सिग्मा एफ आई जो कि मेरे पास 60 है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। तो दोनों को डिवाइड करके मेरे पास 8.15 आंसर आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख ली, क्या है 4541, उसको डिवाइड किया 60 के साथ, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 75.6। सिमिलरली मैंने सिग्मा एफ एक्स क्यूब जो कि 45411 डिवाइड बाय 60 किया, तो उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास थर्ड रॉ मोमेंट की। देन मैंने सिग्मा एफ एक्स रेज टू 4 जो कि 474,977 है, उसको डिवाइड किया है 60 के साथ, उसके साथ मुझे फोर्थ रॉ मोमेंट की वैल्यू भी आ गई है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए वैल्यू है मेरे पास 7916.28, ठीक है। पॉइंट कई बार मैं ऐसा बड़ा सा लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपको सिर्फ रॉ मोमेंट नहीं कैलकुलेट करने हैं, आपको सेंट्रल मोमेंट भी कैलकुलेट करने हैं। तो सेंट्रल मोमेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ होता है, ठीक है।
ये देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट रीजन, जो कि इस वीडियो में हम फाइंड ही कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम फाइंड ही कर रहे थे क्योंकि हमें कोई एक ही वैल्यू दी नहीं हुई, एंड साथ में सेंट्रल मोमेंट। ये जो होता है वो सिमिलर, जो मैंने आपको पहले रिलेशन बताया था रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट का, वैसा ही होता है। ठीक है, बस कई जगह पर क्या करते हैं, म्यू1 डैश को v1 लिख देते हैं। ठीक है, बस ये बताने के लिए कि ये जो है मोमेंट अबाउट रीजन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो इसमें हमें सेंट्रल मोमेंट होते हैं हमारे म्यू1, म्यू2, म्यू3 एंड म्यू4। ठीक है, एंड रॉ मोमेंट तो आपको पता ही है, जो हमने कैलकुलेट करी है, म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश, म्यू4 डैश। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब एक और बात है, जो हमारे सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा इक्वल टू जीरो होते हैं। सेंट्रल मोमेंट जो होते हैं हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। ये मैंने शायद आपको पहले बात नहीं बताई जब हमने पिछला रिलेशन देखा था, लेकिन अब बताना चाहती हूँ कि जो हमारा मोमेंट अबाउट रीजन हो, चाहे उसमें सेंट्रल मोमेंट हो चाहे रॉ मोमेंट में हो, लेकिन हमारा जो सेंट्रल मोमेंट म्यू1 होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम बाकी रिलेशन को देख लेते हैं। जो हमारा म्यू1 डैश है इक्वल टू मीन म्यू2 डैश इक्वल टू म्यू2 प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर, देन है म्यू3 डैश इक्वल टू म्यू3 प्लस 3 म्यू2 म्यू1 डैश प्लस म्यू1 डैश का क्यूब, देन है म्यू4 डैश इक्वल टू म्यू4 प्लस 4 म्यू3 म्यू1 डैश प्लस 6 म्यू2 म्यू1 डैश का स्क्वायर प्लस म्यू1 डैश रेज टू 4। ठीक है, ये हमारे 4 रिलेशन आ गए। अब इनसे हम कैलकुलेट करेंगे अपने सेंट्रल मोमेंट। अब सबसे पहले तो मैंने लिख दिया यहाँ पर म्यू1 डैश इक्वल टू म्यू इक्वल टू 8.15। ये क्या है, मेरा रॉ मोमेंट। लेकिन रॉ मोमेंट थोड़ी ना कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू तो मैंने लिख दी 8.15। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कैलकुलेट करके बताया है। लेकिन हमारा जो म्यू1 होता है वो हमेशा जीरो होता है, मैंने आपको बताया ना, इट इज ऑलवेज जीरो, तो वो हम लिख देंगे खुद से ही। इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद से लिख दिया कि हमारा जो म्यू1 है वो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ऑलवेज। देन अब सेकंड वाला जो रिलेशन है, जो कि है म्यू2 डैश इक्वल टू म्यू2 प्लस म्यू1 डैश, उसमें से म्यू2 को हमने अलग कर लिया क्योंकि सेंट्रल मोमेंट हम कैलकुलेट कर रही है ना, तो म्यू2 को मैं एक साइड पर ले गई और बाकी सारे रिलेशन को एक साइड। देन उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। 75.68 मैंने पुट कर दिया म्यू2 डैश में, एंड म्यू1 डैश में मैंने पुट कर दिया 8.15 रेस टू 2। देन इसको कैलकुलेट करके मेरी वैल्यू आ गई 9.2608। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से आपने बाकियों में भी पुट करना है। ठीक है, और ये जरूर याद रखना है कि जो हमारा सेंट्रल मोमेंट म्यू1 होता है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए मैंने आपको पूरा रिलेशन लिख के दिया हुआ है, म्यू3 डैश इक्वल टू म्यू3 प्लस 3 म्यू2 म्यू1 डैश प्लस म्यू1 डैश का क्यूब। इसमें से मैंने म्यू3 को एक साइड पर लेगी क्योंकि वो हमारा थर्ड सेंट्रल मोमेंट है। ठीक है, देन मैंने सारी वैल्यूज को जो है ऐड कर दिया इस वाले रिलेशन में, एंड मुझे क्या मिल गया, एंड पर आंसर मिल गया -10.9207। ठीक है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप की गई है। म्यू3 जो है मैंने इसको सर्कल कर दिया क्योंकि वही हमारा सेंट्रल मोमेंट है जो हमने फाइंड करना है, एंड बाकी सारे रिलेशन जो है एक साइड पर कर दिया। ठीक है, अब म्यू3 डैश आ गया। ठीक है, ये जो मेरा 3 म्यू2 म्यू1 डैश था उसको मैं माइनस में ले गई दूसरी साइड। अब इसी तरीके से मैंने म्यू4 डैश भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, म्यू4 पे कैलकुलेट किया। म्यू4 को मैंने पहले ही ब्लू कलर से जो है डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये जो सारी एनोटेशन है ये मैंने स्लाइड्स पर लिखी थी, इसलिए आपको ये भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द स्लाइड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो रिलेशन है वो है मेरे पास म्यू4 डैश इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट अब हमने क्या किया, सारा रिलेशन जो है म्यू4 के अराउंड कर लिया, एंड एंड में वैल्यू आ गई मेरे पास। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज अब हमारे पास सारी ही है। 169.5849 है। ठीक है, एंड आपने देखना है यहाँ पर जो -4 म्यू3 डैश इंटू म्यू1 डैश है ना, वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा है -4 इंटू 756.83, साथ में 8.5 जो है वो भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसको मत भूल जाना। देन उसके बाद जो 6 वाली लाइन वो आएगी, देन इसके बाद जो 3 वाली लाइन है वो आएगी। ठीक है,
अब आ गया हमारे पास बीटा वन की कैलकुलेशन। बीटा वन आपका होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसको कि हम करते हैं कैलकुलेट म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू2 का क्यूब। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, नहीं तो क्यूब लगा के इनको सिंप्लीफाई करके आप बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बीटा वन का जो आपका टॉपिक है ये कुर्टोसिस के अंदर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया। अब जो बीटा टू है इसकी वैल्यू होती है आपकी म्यू4 सेंटर मोमेंट एंड म्यू2 का होल स्क्वायर। ये आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। एंड इसको आपने कैलकुलेट करके कमेंट में टाइम स्टैम्प लगाकर मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये फाइंड करके आपने मुझे बताना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट एंड वैल्यूज ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू फॉर द डाटा गिवन बिलो। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज दी हुई है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपने कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने एक्स का जो है टेबल बनाना है, एक्स की वैल्यूज लिखनी है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स क्यूब फाइंड करना है, एक्स रेज टू 4 फाइंड करना है, ठीक है। देन इसके बाद में आपने फॉर्मूला किसका यूज करना है, म्यू वन डैश का, सिग्मा एक्स यूज करेंगे, रेज टू 1 अपॉन एन, ऐसे म्यू टू डैश सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, म्यू थ्री डैश सिग्मा एक्स क्यूब अपॉन एन, म्यू फोर डैश सिग्मा एक्स रेज टू 4 अपॉन एन, ठीक है। ऐसे आप चारों के चारों रॉ मोमेंट्स फाइंड कर लेंगे, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश। देन आपको रिलेशन के थ्रू फाइंड करने हैं आपके सेंट्रल मोमेंट्स। जो हमने रिलेशन देखे ना, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर, आपने कैलकुलेट करने सेंट्रल मोमेंट्स। इन सेंट्रल मोमेंट की हेल्प से आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स। ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया डिस्क्रीट सीरीज के लिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बीटा वन और बीटा टू भी फाइंड करने, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे टाइम स्टैम्प लगा के। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो थोड़ा स्मॉल टेस्ट क्वेश्चन है, जैसे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 आर -1.5, 17, -30 एंड 108, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट्स अबाउट द मीन, ठीक है। सो हमें क्या है, 4 मोमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारी वैल्यूज है उनकी, ठीक है। आर्बिट्रेरी वैल्यू 4 दी हुई है एंड हमें मोमेंट्स अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे क्या होते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सबकी वैल्यूज लिखी हूँ, जैसे कि म्यू वन डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास -1.5, म्यू टू डैश की आ गई 17, म्यू थ्री डैश -30 एंड म्यू फोर डैश 108। एंड मुझे क्या पता है कि जो सेंट्रल मोमेंट पहले वाला होता है, म्यू वन होता है, वो हमेशा 0 के बराबर होता है, ऑलवेज, ठीक है। देन मैंने म्यू टू को कैसे फाइंड किया है, रिलेशन के थ्रू। मैंने यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिखी, डायरेक्ट लिख दिया है 17 एंड 1.5, डायरेक्ट मैंने अपने फॉर्मूला में पुट किया है, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा सेंट्रल मोमेंट होता है, म्यू वन के लिए वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। अब हम किससे रिलेशन बिटवीन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट से इनको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने म्यू2 भी फाइंड किया, वो भी मैंने रिलेशन ही लिखा है, लेकिन मैंने रिलेशन डायरेक्टली नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट की हैं इसमें। तो आप यहाँ पर रिलेशन भी लिख लेना। 17 मेरा क्या है, यहाँ पर म्यू2 डैश है, ठीक है। -1.5 क्या है, म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 17 -1.5 का स्क्वायर किया तो माइनस कैंसिल हो गया और 2.25 आ गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास म्यू टू की वैल्यू क्या आ गई, 14.75, ठीक है। अब म्यू थ्री और म्यू फोर की जो वैल्यूज है वो आप खुद सॉल्व करके बताएंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। रॉ मोमेंट्स होते हैं हमारे म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश एंड सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं हमारे म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर। ये आप खुद करके मुझे आपने हर एक जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं ना, टाइम स्टैम्प लगाकर आपने कमेंट जरूर से करना है। अगर आप वीडियो को एक्टिवली ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी पता लगना चाहिए कि कितनी ऑडियंस है जो एक्चुअल में सुन रही है मेरी बात और उस बात पर अमल कर रही है, ठीक है। तो आपको जो इसका सारी स्लाइड्स वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे आपके आंसर जरूर मिलने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 0 बताई हुई है, वैल्यूज दी हुई है मोमेंट की, और फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन यानी कि सेंटर मोमेंट करना है। ये आपका होमवर्क, ठीक है, खुद से करोगे आप।
अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा खास क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगी। मैं खुद से करवाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं आपको होमवर्क दे देती, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह होना है, ठीक है। देन होमवर्क वैसे क्वेश्चन जो मैंने आपको देने ही थे मोमेंट के लिए। पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप खुद से कर सकते हैं, बीटा की कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। देन मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर आपने इक्वल टू 0 मान लेना है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं एंड लास्ट वाला भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, एफ एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स 2 माइनस एक्स, ये मैं खुद से करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे पहले तो वीडियो कैसी लगी, ठीक है, एंड आप खुश हैं सीरीज से या नहीं, ठीक है। देन आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने इन द लेक्चर बताए हैं उनके सभी के कमेंट करने हैं टाइम स्टैम्प लगा के। देन जिन बच्चों ने क्वेश्चन के होमवर्क क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। सो आपने मुझे बताना है। सो लाइक कीजिए चैनल, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।